हरियाणा के नूंह में एक मुस्लिम युवक की हत्या का गंभीर मामला सामने आया है। परिवार ने पूरे मामले में लिंचिंग का आरोप लगाया है। दरअसल आसिफ नाम का युवक अपने भाई के साथ दवा लेने दुकान पर गया। उसी दौरान वहां कई लोग उसकी ताक में बैठे हुए थे। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने पहले आसिफ की कार को धक्का मारा और आसिफ और उसके भाई पर हमला कर दिया। बाद में आरोपी आसिफ को अपने साथ ले गए। आसिफ का शव बाद में परिजनों को मिला। इस मामले में नूंह पुलिस ने 14 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तक 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। 16/5/2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर गांव में झगड़ा हो गया। जिस संबंध में पुलिस मौका पर पहुंची। हमारे एसपी साहब भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा, अन्य सारी पुलिस पहुंची। वहां झगड़े के अंदर एक आसिफ नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसको हॉस्पिटल में करवा दिया था। और कुछ शक के आधार पर हमने 4-5 लोग पकड़े हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। इनके बच्चों की आपस में पुरानी रंजिश चली आ रही है। इस रंजिश होने की वजह से इसके लड़के की मौत होगी आसिफ की, और 14 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं यही कहूँगा कि ऐसी जघन्य घटना और निर्ममता से हत्या का मामला ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था में लोगों का, बदमाशों का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। तो हमारा परिवारजनों ने सारी घटना को बताया। हमने यहाँ आके सिविल हॉस्पिटल रूम में देखा, एसपी को भी यहाँ बुलाया और सारी बात परिवार वालों की तरफ से हम तो एक ही बात चाहते हैं कि इस जघन्य घटना के पीछे जो भी मंशा है, जो भी ऐसी साजिश है, उसका पर्दाफाश हो, न्याय मिले परिवार को। कोरोना अब गांव में भी पैर पसार चुका है। बिहार के ग्रामीण इलाके में पिछले 1 महीने में कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं, इसका आंकड़ा पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जमा किया जा रहा है। कल हाईकोर्ट में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि 5 से 14 मई के बीच बक्सर के स्मशान घाट में 789 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि बिहार के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में बक्सर में सिर्फ 6 मौत का जिक्र किया। इस पर कोर्ट ने बिहार सरकार से 19 मई यानी कल तक रिपोर्ट देने को कहा है। एक और नीतीश सरकार रोज पॉजिटिविटी के मामले में कमी का दावा करती है, तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में क्या हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। नहीं, इलाज कराने के लिए तो हम ले ही गए, लेकिन इलाज ठीक कराने में ठीक नहीं हुआ। ऑक्सीजन का सिलेंडर हमको 1,05,000 में 2 सिलेंडर खरीदना पड़ा ऑक्सीजन का। एक 50,000 में लिए, एक 55,000 में लिए। इतनी दुर्दशा हुआ हम लोगों को। अपने भाई की मौत की कहानी बयां करते वैशाली जिले के घोसवर गांव के श्री मंगल सिंह, डे बाई डे। ऐसा क्यों? इन्होंने अपने 65 वर्षीय भाई को 13 दिन पहले खो दिया। श्राद्ध के दौरान इनका व्यवस्था के प्रति आक्रोश छिप न सका। समय पे इलाज नहीं हुआ ठीक से। समय पर कोई इलाज नहीं है। यहाँ क्या पीएससी की क्या सेंटर बना हुआ है ना, उसमें तो न जांच करने का कोई प्रावधान है, न कुछ करने का प्रावधान है। इस गांव में 1 महीने में 17 लोगों की मौत हुई, जिसमें सुरदेव चौधरी ने भी अपना 36 साल के भाई को खोया। इनका कहना है गांव में रहने के कारण कुछ भी समय से ना हो सका। हाँ, इलाज में तो कमी, सही जांच नहीं हो पाया, समय से जांच नहीं हो पाया, जिसके कारण आदमी को पता नहीं चला। लेट इलाज में थोड़ा लेट हुआ। अब कैसा माहौल है गांव में? अब तो है, अभी भी स्थिति गड़बड़ है, लेकिन पहले से अब कुछ सुधार है। जो लगातार उधर हो रहा था उसमें कुछ कमी आई है। हर गांव में मृतक परिवार के लोगों का यही रोना है कि कोरोना के लक्षण रहने के बावजूद चूंकि पॉजिटिव मालूम चलने में उन्हें देर हुई, इसलिए इलाज भी देर से शुरू हुआ। लेकिन एक बार अस्पताल भी गए तो वहां पर समुचित इलाज ना मिलने के कारण उनके परिजनों की मौत हो गई। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और मौत की खबर और पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि के बाद लोग वैक्सीन लगाने के लिए जुटते तो हैं, लेकिन वैक्सीन के अभाव में इसे बंद रखा गया है। हम लोग इसमें अब प्रशासन नहीं है, बुझा रहा है, देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं स्थिति। हम लोग क्या कहेंगे?
जनता का कोई सुनने वाला है यहाँ पर? कोई जांच नहीं कि हमारे गांव में तो इसी जगह बगले में हमारा गांव इसी पंचायत में है, वहाँ तो और कोई जयवे नहीं करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घर घर जांच के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया, जिससे घर में बीमार लोगों के बारे में अब पता चल जाए। लेकिन जिनके घर में लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनकी सुन लीजिए। भारत का मोदी जी सब लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। ये गुरु है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, जिसके पास बेड नहीं, जिसके पास स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। ताला बंद है, जाके देखिएगा अभी। हाजीपुर से कैमरामैन हबीब अली और कौशल किशोर के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्या मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? भोपाल के श्मशान घाट और कब्रिस्तान इसकी गवाही देते हैं। वहां के लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भदभदा घाट पर तो स्वयंसेवी संस्थाओं ने लोगों के रात को रुकने, खाने पीने का भी इंतजाम भी किया है। देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। भोपाल के सबसे बड़े शमशान में कोरोना के शवों के आंकड़ों का अंतिम संस्कार होता रहा। शहर के अस्पतालों में महामारी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती रही। विश्राम घाट में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती रहीं। ऐसे में भदभदा विश्राम घाट प्रबंधन समिति आगे आया। इन परेशान परिजनों के लिए खाने पीने रहने के इंतजाम किए। पहले अस्पताल की फॉर्मेलिटी करते हैं, उसमें 7-8 घंटे, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई, 100 गाड़ी रोज आ रही हैं। गिरी हाल में 3-4 घंटे यहाँ लग जाते हैं। 13 घंटे कोई भी आदमी, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, या वैसे भी इतनी धूप में आदमी परेशान हो जाता है। तो अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो जो जाने वाला वो तो चले गया, जो उसके परिजन हैं उनकी भी हालत बिगड़ रही है। यहाँ कईयों को हमने चक्कर खाते गिरते हुए देखा है। तो इसी इन सब चीज़ों को देख के हमने ये प्रयास किया और ये सार्थक प्रयास चल रहा है। सब लोगों की मदद मिल रही है इसमें, हमारे दानदाताओं की मदद मिल रही है। पहले बाहर जाना पड़ता था पब्लिक को, अब यहीं सब सुविधा मिल रही है। नाश्ता पानी, चाय वगैरह, पानी, सब कुछ यहीं मिल रहा है। विश्राम घाट में कई लोग अपने परिजनों की अस्थियों को ले जाने के लिए रात को ठहरते हैं। उनके लिए कुछ बिस्तरों का भी इंतजाम किया गया। यहाँ चाय भी उपलब्ध है और लोगों को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। पानी पीने को मिल रहा है, बोतलें मिल रही हैं, नाश्ते की व्यवस्था है। हमने आपको बताया था कि कैसे अकेले अप्रैल में भोपाल में कब्रिस्तान और शमशान के आंकड़े जोड़ें तो कोरोना के 3,811 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें भोपाल जिले से 2,557 शव थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे अप्रैल में कोरोना से भोपाल में सिर्फ 104 मौत हुई। शासन प्रशासन की नजरों में ऐसे विश्राम घाटों में जिन लोगों की मौत हुई वो कोरोना का आंकड़ा तक नहीं, लेकिन कुछ इंसान थे जिन्होंने इन मृतकों को इंसान समझा और इनके साथ आए परिजनों के साथ इंसानियत का रिश्ता निभाया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और लखनऊ में 2 मस्जिदों से कोरोना के मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए जा रहे हैं। दोनों मस्जिदों की कमेटियों ने ये नियम बनाया कि 50% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर गैर मुस्लिम मरीजों को दिए जाएंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि मस्जिदों से सिर्फ मुसलमानों की मदद की जा रही है। या अल्लाह, इस बीमारी से हम सबको सेहत अता फरमा। या अल्लाह, इस बीमारी को ख़त्म फरमा। या अल्लाह, इंसानियत पर रहम फरमा। या अल्लाह, इंसानियत पर रहम फरमा। या अल्लाह, जो तुझको मानने वाले हैं उन पर रहम फरमा। या अल्लाह, जो तुझको नहीं मानने वाले हैं उन पर भी रहम फरमा। या अल्लाह, हम सबको शिफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। लखनऊ की लाल बाग जामा मस्जिद में ये दुआ भी कर रहे हैं और दवा भी। नमाजियों की कतारों के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीपीई किट, सिलेंडर, ऑक्सीजन रेगुलेटर की भी एक कतार है। काफ़ी बढ़ चुके हैं और कुछ बटना बाकी हैं और अभी आएंगे। लोग आते हैं यहाँ पर और रोने लगते हैं और रात में 4 बजे 3 बजे हम लोगों का फ़ोन आते हैं कि हम लोगों की मदद कीजिए, और हम लोग उनकी इस तरह से मदद कर रहे हैं। हमारे सामने रचित कुकरेजा वहाँ पहुँचे। उनके पिता का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया है। कुछ औपचारिकताओं के बाद उन्हें एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल गया। घबराए हुए आए थे, खुश होके गए हैं। उन्होंने हमसे भी बात की।
मेरा दोस्त यहाँ से मस्जिद के सामने से निकल रहा था। उसने जब यहाँ पे बैनर देखा कि यहाँ पे लोगों की मदद की जा रही है तो उसने मुझे बताया कि आप एक बार यहाँ पे भी ट्राई करो। तो मैंने यहाँ पे जब फ़ोन किया और मेरी यहाँ पे वासी भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के यहाँ आ जाइए। प्रमोद शर्मा भी एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले जा रहे हैं। उनके घर में तो सब खैरियत है, लेकिन वो यहाँ से ऑक्सीजन ले जाके पड़ोसियों की मदद करते हैं। ये पड़ोस में है, आंटी जी हैं, उनके जो बेटा है वो नोएडा में जॉब कर रहा है, वो यहाँ नहीं है, तो उनको ऑक्सीजन की काफ़ी कमी लग रही है 3 दिन से। तो इससे पहले भी मैं उनके लिए ले जा चुका था। तो आज मुझे कुछ दवाएं चाहिए थी, कॉन्सनट्रेटर मशीन चाहिए थी। हमने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार से पूछा कि आधी ऑक्सीजन गैर मुसलमानों के लिए वक्फ क्यों है। वो कहते हैं कि वो आबादी में हमसे ज़्यादा हैं, इसलिए बीमारी भी उन्हें ज़्यादा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और न कोई बड़ा काम है ये। हम सिर्फ इंसान की मदद कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान किसी को नहीं देख रहे। यहाँ हर आदमी का इस्तकबाल है, हर आदमी का स्वागत है। जो भी हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो यहाँ आए और हमसे जो भी मदद हो सकी हम उनको करने को तैयार हैं। मस्जिद से कुछ दूर हमें कुछ लोग रिक्शे वालों को सेवइयाँ बांटते दिखे। एक गाड़ी में सेवइयाँ लाए हैं। कहते हैं कि 2 साल से लॉकडाउन में दोस्त रिश्तेदार घर नहीं आते, इसलिए उनके हिस्से की सेवइयाँ इन्हें खिलाते हैं। बेपनाह तकलीफ़ों के एक दौर में, एक ऐसे वक्त में जब हर तरफ मौतें हैं, आहें हैं, सिसकियाँ हैं, इंसान की खिदमत करने से बड़ी इबादत क्या हो सकती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के कारण कई अंतहीन और दुख भरी खबरें आ रही हैं, लेकिन इनके साथ आपसी मदद की कई मिसालें भी कायम हो रही हैं। बनारस की सामाजिक संस्था OS बालाकुंदन फाउंडेशन पीड़ित परिवारों के यहाँ खाना पहुँचाने के काम में लगी है, क्योंकि बीमारी या मौत की वजह से बहुत से घरों में खाना बनाने वाला ही कोई नहीं बचा। यह एक्वेरियम खाली है, इसको सहेजने वाली रेखा अब इस दुनिया में नहीं है। घर में पति राकेश और उनकी बेटी अकेले हैं। अब इनके लिए खाने का इंतजाम OS बालकुंदन कर रहा है। लेकिन हमारे मित्र हैं, उनके थ्रू अन्नपूर्णा से बालकुंदन करके कोई भोजनालय खुला हुआ था, उससे हमको जोड़ दिए। कम से कम इतना तो हुआ कि उससे हम लोग को दोनों टाइम खाना मिलने लगा। हम हमारी बेटी खाते थे उसको, क्योंकि उस समय कोई रिश्तेदार कोविड के सुनने के बाद कोई मेरे घर तो आना ही छोड़ दिया और सब काफ़ी दूर दूर थे। हम भी समझ नहीं पाए कि किस ज़िंदगी में जी रहे हैं। OS बालकुंदन की इस रसोई की शुरुआत 10 परिवारों से हुई, लेकिन देखते देखते यह तकरीबन 800 लोगों के घरों की रसोई बन गई। खाना सिर्फ जरूरतमंद और कोविड-19 तक ही पहुंचे, उसके लिए इस संस्था ने RT-PCR के टेस्ट स्कोर को आधार बनाया। यह लोगों तक सूचनाएं आ रही थी कि घरों में जो लोग हैं, किसी घर में 4 लोग, किसी घर में 5 लोग क्वारंटाइन हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके घर में महिलाएं भोजन बनाने आने वाली नौकर चाकर आना बंद हो गए, जिसकी वजह से उनके घर में भोजन बनाने की समस्याएं आ रही थी। ऐसी सूचनाएं हम लोगों तक आ रही थी। तो उन तक भोजन कैसे पहुंचे, उनको इस बीमारी में कैसे हम सहयोग कर सकें, जिसके निमित्त हम लोगों ने ये एक योजना बनाई। खाना चूंकि कोरोना से लड़ रहे लोगों के लिए बन रहा था, इसलिए इसमें पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। लोगों की लिस्ट आना और खाना तैयार करना तो आसान था, लेकिन अलग अलग मोहल्ले और अलग अलग इलाके तक लोगों को खाना पहुंचाना एक बड़ा मुश्किल काम था। तब इसमें बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता आगे आए। भोजन निर्माण के पश्चात जो भी भोजन रहता है, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको पैकेजिंग कराते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से जो सूची प्राप्त होती है, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जिन भी मरीजों, जो भी क्वारंटाइन पेशेंट हैं, उनकी सूची प्राप्त होती है। उस सूची के माध्यम से हम अपने विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पैकेजिंग करके उन कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने का कार्य करते हैं महानगर में। कहते हैं कार्य अगर नेक हो तो मदद भी मिलती है। OS बालकुंदन फाउंडेशन को भी इस नेक काम के लिए खाना बनाने की जगह काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र में मिली और सहयोग में भी कई लोग आगे आए।
कोरोना बीमारी ने जिस सामाजिक ताने बाने और आपसी भाईचारे पर चोट करने की कोशिश कर रही है, उसको इस तरह की सामाजिक संस्था के लोगों के हौसले और जज्बे नाकाम कर रहे हैं। साफ है कि कोरोना बीमारी में बड़ी लड़ाई जीतने के लिए सामाजिक संस्थाओं के लोगों के ये हौसले और जज्बे बड़ा काम कर रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।